हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ये क्वेश्चंस कोई भी रैंडमली पिक्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सभी के सभी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है। एंड अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो सिलेबस भी आप अपना यहीं से कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चंस को लिया गया है। हर चैप्टर का एक बेसिक नॉलेज आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आप अपना सिलेबस भी यहीं से कवर कर लोगे, तो वीडियो बहुत ज़रूरी रहेगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आप सब जानते हैं दैट वीडियो के दौरान मैं आपको एक गिव अवे ऑफर प्रोवाइड करती हूँ। गिव अवे ऑफर क्या कहता है कि मैं वीडियो के दौरान कहीं पे भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगी। जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब देगा कमेंट सेक्शन में, उनको ये नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 3 ही वो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 3 ही लकी विनर्स होंगे इसके लिए। विनर्स को अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो किसने गिव अवे ऑफर जीता है। जो नहीं जीत पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर आप रह जाते हैं पीछे, आप लेट हो जाते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफर निकाला गया है, उसके अकॉर्डिंग एक जैसे आप नोट्स परचेज करते हो राइट, एक नोट्स की वैल्यू एक स्टूडेंट फ्रेंडली रेट 45 रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप पर नोट 40 रुपीज़ पे करेंगे। और अगर आप एक कॉम्बो लेते हैं सीधा 6 से 7 सब्जेक्ट, तो 5 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 मिलेंगे तो 6 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही अच्छा और कमाल का टॉपिक है। ठीक है, एंड अगर आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, एंड अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Question number 1 is, what is abnormality? Use suitable examples, describe the different criteria for abnormality. यानी कि असमानता को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से असमानता के विभिन्न मानदंडों का वर्णन कीजिए। एबनॉर्मलिटी क्या होता है? ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ दैट एक परफेक्ट आंसर लिखने का ना एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, सबसे पहला रहेगा इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप मेन बॉडी लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। हाँ जी, तो इसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले क्या करना है, आप पहले जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो भी पता है क्वेश्चन के बारे में वो लिख दो। एबनॉर्मलिटी क्या होता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक पर्सन को एबनॉर्मल कहा जाता है, एबनॉर्मलिटी के कितने टाइप्स हो सकते हैं, ये क्यों होता है, इसका बॉडी से क्या रिलेशन है। मतलब कि आप चाहो ना तो टॉपिक के आसपास भी घूम सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दोगे आप यहाँ पे। अब आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन आप 1 पेज का लिखोगे। ठीक है, मेन बॉडी के अंदर आप स्ट्रिक्टली क्वेश्चन का आंसर दोगे। जो सवाल पूछा गया है उसका सीधा सीधा आंसर देना है आपने, कोई भी फालतू इधर उधर की बात नहीं लिखनी है। ठीक है, मेन बॉडी में आप 2 पेज का लिखोगे और टू द पॉइंट आंसर आपने लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आपने क्वेश्चन आंसर के अंदर जो जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो सभी लिख दो। उससे आप क्या समझते हो कंक्लूजन के अंदर, कंक्लूजन भी आप 1 पेज का लिखोगे। तो इससे होगा क्या, एक तो आप 4 पेज का आंसर लिख दोगे, जो कि अगर आप 20 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है तो एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम आपके 4 पेज होने चाहिए। तो आपका वो एक कंडीशन पूरी करता है। मेन बॉडी और कंक्लूजन मेन होता है, तो अगर आपका टीचर पूरा आंसर ना पढ़ के सिर्फ मेन बॉडी पढ़ लेगा तो वो आपको पता है 15 से 20 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये तो बिल्कुल गारंटीड है। अगर आंसर टू द पॉइंट लिखोगे, इधर उधर की बात लिखोगे, देन आई एम नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ गारंटी फॉर दैट। ठीक है, तो ऐसे आपने लिखना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड मैं आपको जो है सिर्फ मेन बॉडी एक्सप्लेन करूँगी। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो ये आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन मेन जो है वो आपका मेन बॉडी रहेगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहीं से आप जो है अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाओगे, तो उसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी, पहले हम नॉर्मलिटी को जो है देखते हैं। नॉर्मली रेफर्स टू बिहेवियर दैट इज सोशली एक्सेप्टेड। नॉर्मलिटी वो एक बिहेवियर होता है, वो आपका एक सामाजिक रूप होता है जो कि स्वीकृत होता है, जो कि एक्सेप्टेड होता है, इज़ अडेप्टेड एंड रियलिस्टिक, डज नॉट कोज हार्म टू सेल्फ और अदर्स। एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा व्यवहार जो ना तो आपको खुद को प्रॉब्लम दे ना किसी और को प्रॉब्लम दे, उसे हम नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मल बिहेवियर हेल्प्स एन इंडिविजुअल फंक्शन इफेक्टिवली इन पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आप जो है इफेक्टिवली काम करते हो। इफेक्टिवली का मतलब इसके यहाँ पे मतलब है कि भी आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। सामान्य व्यवहार व्यक्ति को व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यवसायिक जीवन में प्रभावी रूप से कार्य करने में सहायता करता है। मीनिंग ऑफ एबनॉर्मलिटी, यानी कि असामान्यता का क्या अर्थ है, ठीक है। एबनॉर्मलिटी रेफर्स टू अ बिहेवियर दैट डेविएट्स फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, यानी कि सोशल नॉर्म्स से अलग है, सामाजिक जो समाज के खिलाफ है, जिसका बिहेवियर कोजेज पर्सनल डिस्ट्रेस, लीड्स टू मेल एडजस्टमेंट, इंडिकेट्स साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। जो पर्सनल डिस्ट्रेस देता है, जो पर्सनली तो आपको हार्म कर ही रहा है फिजिकली, मेंटली, लेकिन वो जो है मतलब दूसरों के साथ भी आपका जो है रिलेशन खराब करता है, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिकेट साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, यानी कि साइकोलॉजिकली आप डिसफंक्शन कर देते हो। एक होता है, देखो यहाँ पर डिफरेंस समझना है आपने, एक होता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो गया या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई साइकोलॉजिकली, जो ठीक हो सकती है। ये डिसफंक्शन है, यानी कि ये परमानेंट है, एक बार हो गया देन इट इज़ मतलब परमानेंटली, ठीक है। हाँ जी, एबनॉर्मल बिहेवियर इंटरफेयर्स विद एवरीडे फंक्शनिंग, डेली आपको तकलीफ दे, डेली आपके परिवार वालों को तकलीफ दे, आसपास के लोगों को जो बीमारी तो नहीं कहेंगे, है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ये, तो इट इज़ नॉट बीमारी, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग एबनॉर्मलिटी, अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं कि कोई पर्सन एबनॉर्मल है। असमानता को परिभाषित करने का मानदंड, ठीक है। स्टेटिस्टिकल क्राइटेरिया, यानी कि सांख्यिकीय मानदंड। बिहेवियर दैट इज रेयर एंड इनफ्रीक्वेंट इन सोसाइटी इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। जो चीज़ें सोसाइटी के अंदर आपको रोज़ देखने को नहीं मिलती, ठीक है, जो आपने कभी देखा ही ना हो, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा, ये न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल इसका क्या देंगे हम, एक्सट्रीमली लो और एक्सट्रीमली हाई आईक्यू। जो लोग या तो बहुत ही ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, या फिर वीक इन द सेंस जो डम्ब होते हैं, ठीक है, या फिर हाई आईक्यू, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दैट दे कैन हैंडल इट। ये मेरे ख्याल से कोई डीएनए प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दैट। और लिमिटेशंस इसकी क्या रहती हैं, रेयर बिहेवियर इज़ नॉट ऑलवेज एबनॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आपने जो इंसान देखा कि अरे ये तो रेयर बिहेव कर रहा है, ये तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स दे रहा है, तो ये एबनॉर्मल है, नहीं। आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जो रेयर है एंड जो फिजिकली किसी को हार्म करे या फिर उसको एनवायरनमेंट को हार्म करे, वो एबनॉर्मलिटी होगा, ठीक है। सोशल नॉर्म डेविएशन क्राइटेरिया, यानी कि सामाजिक मानदंडों के विचलिया का मानदंड। बिहेवियर दैट वॉयलेट सोशल रूल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। जो सोशल रूल्स को, कल्चरल नॉर्म्स को डिसरिस्पेक्ट करे या फिर उनको जो है वोलेट करे, उनको ना माने, या फिर उनको जो है वो पर्सन जो भी एबनॉर्मल है वो इन चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दे। एग्जाम्पल, टॉकिंग टू वन सेल्फ लाउडली इन पब्लिक। इट इज़ नॉट अ बैड थिंग टॉकिंग टू योर सेल्फ, बट यू शुड डू इट इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट इन योर ओन रूम। बट एक ऐसा पर्सन होता है कि वो खुद से ही बात करता है, द पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग टू एनीबडी एल्स एंड दे आर लाउडली अम्यूजिंग देमसेल्व्स, तो वो एक एबनॉर्मल माना जाता है, ठीक है। लेकिन एंटायरली ये कोई क्राइटेरिया नहीं कह सकते हम, ठीक है, तो ये देख लेना आप। लिमिटेशंस, सोशल नॉर्म्स वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। हाँ, लाउडली पब्लिक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो वोलेट करे सोशल रूल्स को और कल्चरल नॉर्म्स को, तो फिर हम उसे अबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे।
तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, टॉकिंग टू वन सेल्फ लाउडली इन पब्लिक, लेकिन आपने यहाँ पे ये भी मेंशन करना है एंड डिसरिस्पेक्टिंग द सोशल कल्चर एंड कल्चरल नॉर्म्स। आपने ये लाइन ज़रूर ऐड करनी है। अकेला ये लिखना इज़ नॉट एन एबनॉर्मल बिहेवियर, इसको नहीं कंसीडर किया जा सकता, ठीक है। हाँ जी, व्यक्तिगत मानसिक कष्ट का मानदंड यानी कि सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस क्राइटेरिया, बिहेवियर इज एबनॉर्मल इफ इट कॉजेज इमोशनल पेन एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल। इमोशनल पेन या फिर सफरिंग उस पर्सन को हो रही है। एग्जाम्पल, सीवियर एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्स्टेंट सैडनेस, लिमिटेशन। सम पीपल शो एबनॉर्मल बिहेवियर विदाउट फीलिंग डिस्ट्रेस। कुछ लोगों को डिस्ट्रेस नहीं भी होता है फिर भी वो एबनॉर्मली बिहेव करते हैं। यदि कोई व्यवहार व्यक्ति को मानसिक पीड़ा या भावनात्मक दुख देता है तो उसे असामान्य मान दिया जाता है। अत्यधिक चिंता, अवसाद अथवा निरंतर उदासी। कुछ व्यक्ति असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं फिर भी उन्हें मानसिक कष्ट का अनुभव नहीं होता है, ठीक है। मैल एडेप्टिव बिहेवियर क्राइटेरिया यानी कि कुप्रतिस्थापन व्यवहार का मानदंड, बिहेवियर दैट इंटरफेयर्स विद डेली लाइफ एंड एडजस्टमेंट इज कंसीडर्ड एबनॉर्मल। जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम दे, आपको एडजस्टमेंट करने में जो है प्रॉब्लम दे, तो उसे हम एबनॉर्मल माना जाता है। उदाहरण क्या देंगे, अत्यधिक भय के कारण व्यक्ति का कार्य में असमर्थ होना, अ पर्सन अनेबल टू वर्क ड्यू टू एक्सट्रीम फियर। कुछ लोग वैसे ही डर में जी रहे होते हैं, है ना। सम पीपल फियर, मतलब कुछ किसी भी चीज़ से उनको डर लगने लगता है, तो इट इज़ क्वाइट एबनॉर्मल। एंड वो उनको डर लगता है वो एक ठीक चीज़ है, लेकिन वो जब उनको काम नहीं करने दे, इतना ज़्यादा डर कि एक पर्सन फ्रीज हो जाए वहीं पे एंड दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग अदर देन स्टैंड स्टिल, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। लिमिटेशन इसकी क्या रहेगी, टेम्प्रेरी स्ट्रेस कैन कॉज मैल एडेप्टिव बिहेवियर। टेम्प्रेरीली भी किसी पर्सन को कोई स्ट्रेस हो रहा है, उनके लिए नया है, तो ये भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर माना जाता है, ठीक है। हाँ जी, फिफ्थ है साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन क्राइटेरिया यानी कि मनोवैज्ञानिक विकृति का मानदंड। एबनॉर्मलिटी इज सीन एज अ ब्रेकडाउन इन मेंटल प्रोसेस सच एज थिंकिंग, इमोशन और परसेप्शन। जब एक पर्सन जो है प्रॉपरली थिंक ना कर पाए, वो अपनी इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं हेलुसिनेशन इन शिकोजिफ्रेनिया, ठीक है। ये क्या कहता है, हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, एक पर्सन दिन में बैठा है और उसको वो मतलब कि वो इमेजिन करता है दैट कोई इंसान उसके पास आया एंड दे बीट हिम, एंड उसको वो चीज़ रियलिटी में फील हुई जबकि ऐसा कुछ हुआ ना हो, तो उसे हेलुसिनेशंस बोले जाते हैं। कि इमेजिनरी कोई इमेजिन उन्होंने कुछ किया है, उसका इम्पैक्ट जब उनकी रियल लाइफ पे पड़े, ठीक है। सिजोफ्रीनिया रोग का भ्रांत अनुभव, ठीक है। 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी के कौन कौन से 4 Ds होते हैं, ठीक है। तो डिवायंस यानी कि जो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग हो। डिस्ट्रेस, इमोशनल पेन जब उन लोगों को हो। डिसफंक्शन, अफेक्ट्स डेली लाइफ, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो प्रभाव डाले। डेंजर, हार्मफुल टू सेल्फ और अदर्स, और जब खुद को और आसपास के लोगों को जब वो चीज़ डेंजरस हो जाए उनके लिए, उनको जो है बॉडीली हार्म वो करे, तो वो जो है एबनॉर्मलिटी मानी जाएगी। अब मेन ये 4 चीज़ें हैं जो एक एबनॉर्मल पर्सन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कि वो सोशली अलग हो, मतलब कि उनका वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करें, इमोशनली उनको स्ट्रेस हो जाए, डेली लाइफ पे फ़र्क पड़े और आसपास के लोगों के लिए वो हानिकारक हो जाए, ठीक है। विचलन होगा, मानसिक कष्ट और अकार्यात्मकता, खतरा, ठीक है। एग्जाम्पल, सेल्फ हार्म बिहेवियर शोज डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर। जब एक पर्सन सेल्फ हार्म करने लग जाता है। डिफ़िकल्टीज इन डिफाइनिंग एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर डिफाइन करने में दिक्कतें क्या क्या आती हैं। कल्चरल डिफरेंसेस, बिहेवियर नॉर्मल इन वन कल्चर मे बी एबनॉर्मल इन अदर। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कल्चरल डिफरेंसेस के अंदर होता है दैट क्या पता आपके यहाँ पे जो चीज़ नॉर्मल है वो किसी दूसरे कल्चर में अब नॉर्मल हो, बिल्कुल ही अलग हो। जैसे शादियों के अंदर हम अब जो है अपने कंट्री के साथ करते हैं। इंडिया के अंदर कितना शादी में हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है। आसपास के 50 से 100 घरों के अंदर आपको शोर सुनाई देगा, इतना ज़्यादा वो हल्ला गुल्ला करते हैं।
लेकिन आप जो भी अमेरिकन्स या फिर ब्रिटिशर्स की शादी होती है वो कितनी शांत होती हैं। तो ये इनके लिए एक एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई। अगर कोई इंडियन इनकी शादी में जाएगा तो दे बी लाइक यार ये तो कोई शादी थोड़ी हुई, मज़ा ही नहीं आया। एंड ये यहाँ पे आएंगे तो दे बी लाइक कान खराब कर दे आर सो लाउड, है ना। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, बट डजंट मीन कि ये नॉर्मल है। हो सकता है कि कल्चरल डिफरेंस हो इसलिए हो रहा है ना। हाँ जी, सांस्कृतिक भिन्नता, सब्जेक्टिविटी, पर्सनल जजमेंट इन्फ्लुएंसेस डायग्नोसिस। ये हाँ जी, पर्सनल जजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मेरे लिए खुद से बात करना, मैंने आपको अभी डिफाइन किया था, खुद से बात करना इज़ नॉट अ बैड पॉइंट, ठीक है। बट अब इतना ज़्यादा कि आप खुद से ही लगे पड़े हैं आपके जब कोई कॉन्शियस पर्सन होता है तो दे नो, आई नो दैट इट इज़ सोशली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। तो व्हाट विल आई डू व्हेन आई एम अलोन? आई विल टॉक विद माई सेल्फ। When I'm not alone, then I will behave totally normally। तो ये एक चीज़ है जो डिफाइन करती है। तो पर्सनल जजमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है कि आपके लिए कहीं पे भी सम पीपल डांस एनीवेयर, तो उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट सम पीपल मे फाइंड इट अब नॉर्मल दैट वाई इज ही डांसिंग ऑल ऑफ अ सडन एंड विद नो रीज़न एट ऑल, ठीक है। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे। डांस वाला मैंने एग्जांपल दिया, कुछ लोग कहीं पे भी डांस कर लेते हैं एंड दे फाइंड इट एंजॉइंग, बट सम पीपल में फ्राउन अपॉन दैट, व्हाई इज ही डांसिंग ऑल ऑफ अ सडन, दैट इज सो वियर्ड, है ना। व्यक्ति प्रकृता परिस्थिति जन्य संदर्भ सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, चेंजिंग नॉर्म, सोशल वैल्यूज़ चेंज ओवर टाइम। सोशली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हैं, जो चीज़ पहले एबनॉर्मल थी आज के टाइम पे उन्हें नॉर्मल माना जाता है। नो सिंगल क्राइटेरिया इज़ इनफ, कोई एक क्राइटेरिया काफ़ी नहीं है कि जस्ट बिकॉज टॉकिंग टू योर सेल्फ इज़ एबनॉर्मल फॉर वन पर्सन डजंट मीन इट इज़ एबनॉर्मल फॉर एवरीबडी, ठीक है। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया पे आप डिफाइन नहीं कर सकते कोई एबनॉर्मल है या नहीं, उसके लिए भी कम से कम 4 Ds तो होनी चाहिए। 4 Ds अभी मैंने सिखाया आपको, ये तो होनी ही चाहिए। बाकी भी कुछ क्राइटेरिया मैटर करते हैं, कुछ आपका कुछ जो टेस्ट होते हैं उन पे मैटर भी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? Explain the psychological and socio-cultural factors account for developing of abnormal behavior। असामान्य व्यवहार के विकास के लिए उत्तरदायी मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का व्याख्या कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। बहुत अच्छा सवाल है। मेन बॉडी से हम स्टार्ट करेंगे, मुख्य भाग से हम स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि आपका दिमाग कुछ चीज़ें कंज्यूर करता है। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड रिलेटेड ही हो गया ना। तो साइकोलॉजिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर है। मेन तो यही साइकोलॉजिकल ही होता है, ठीक है, मेन है ये। बाकी तो चीज़ें सोशली कल्चरल ये सब तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इट मे बी ट्रू और इट मे बी नॉट, बट साइकोलॉजिकली आप जो है उस चीज़ को करेक्टली डिफाइन कर पाते हो, ठीक है। तो ये होता है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को लेकर, इमोशंस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड थॉट पैटर्न्स। अब फॉल्टी लर्निंग एंड कंडीशनिंग, यानी कि दोषपूर्व अधिगम एवं अनुबंधन। Abnormal behavior can develop through a wrong learning experiences according to the behaviorist. Behavior is learned through conditioning. Abnormal behavior कभी कभी आप गलत experiences को भी जब आप करते हैं महसूस, तो वहाँ से भी कुछ होता है, आपको अलग हो सकते हो आप। According to the behaviorist, बिहेवियर इज़ लर्न थ्रू कंडीशनिंग। बिहेवियर जो वो कंडीशनिंग से होता है। जैसे कुछ बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, देयर पेरेंट्स अब्यूज़ देम। तो जब पीटते हैं इतने सालों से जब वो पर्सन पीटता आ रहा है, और जब वो किसी नए इंसान से मिलेगा, तो जब वो जैसे ही वो नया पर्सन स्ट्रेंजर जैसे ही अपना हाथ उठाएगा, वो अब्यूज्ड चाइल्ड क्या करेगा, दे विल फ्लिंच, वो एकदम वो जो है पीछे हट जाएंगे, दे गेट स्केयर्ड। क्योंकि इतने सालों से उन्होंने सीखा है कि जैसे ही कोई पर्सन हाथ उठाता है, दे लिव टू स्मैक दैम, उन्हें पीटने के लिए उठाया जाता है। तो ये क्या होगी, ये कंडीशनिंग होगी कि जैसे ही कोई हाथ उठाएगा, उनका नीजक रिएक्शन, उनका सबसे पहला रिएक्शन रहेगा कि कोई उन्हें पीटना चाहता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहेगा,
अ पर्सन डेवलप्स फोबिया फ्रॉम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, फोबिया होने लग जाता है लोगों को, पानी से बहुत लोगों को डर लगता है, ठीक है। मे बी उन्होंने एक टाइम पे एक्सपीरियंस किया होगा दैट दे वर ड्राउनिंग, वो डूब रहे हैं और किसी ने उन्हें बचाया नहीं होगा, तो वहाँ से क्या हो गया, फोबिया हो गया, अब उन्हें डर लगता है। बहुत लोगों को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी अधातापूर्ण अनुभव के बाद व्यक्ति का भय का विकास हो जाना। कॉग्निटिव फैक्टर्स यानी कि संज्ञानात्मक कारक क्या क्या होते हैं, कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स, इरेशनल बिलीव्स एंड नेगेटिव थिंकिंग कैन लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर। नेगेटिवली जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा थिंक करता है तो वो भी जो है नेगेटिव एबनॉर्मल बिहेवियर माना जाता है, ठीक है। हाँ जी, पीपल में मिस इंटरप्रेट सिचुएशंस अनरियलिस्टिकली, लोगों को सिचुएशन जो है वो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, उनका गलत मतलब निकाल लेते हैं। अ डिप्रेस्ड पर्सन थिंक आई एम यूजलेस, नथिंग विल इम्प्रूव। एक डिप्रेस्ड पर्सन, आप कभी कभी देखते हो आपका बुरा दिन होता है, ठीक है, आप सुबह से बहुत ज़्यादा मे बी शायद प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आई जा रही है, आप ऑफिस जा रहे हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाए, फिर आपने देखा दैट खाना भी अच्छा नहीं है, आप घर पे आए तो आपने देखा दैट घर भी गंदा पड़ा हुआ है। तो आप जब पूरे दिन से जब ऐसे 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 ऐसी चीज़ें आप देख रहे हो, तो फिर आप सोच रहे हो कि मैं कितना, आप खुद के बारे में कभी कभी आप गलत सोचते हो, आप एनवायरनमेंट के बारे में गलत सोचने लग जाते हो, आप दुनिया के बारे में गलत सोचने लग जाते हो। जब आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो तब वो कॉग्निटिव फैक्टर एक हो जाता है, ठीक है। ये परमानेंट नहीं है, ये फ्लीटिंग थिंग होती है, हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, तो इट इज़ नॉट एंटायरली एबनॉर्मल। और भी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अस्वभावग्रस्त व्यक्ति का सोचना कि मैं निर्धारित हूँ या कुछ भी बेहतर नहीं होगा। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस यानी कि भावनात्मक द्वंद्व एवं तनाव। अनरिजोल्व्ड इमोशन कॉन्फ्लिक्ट्स कोज साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अनरिजोल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो आप करते हैं, आपकी लड़ाई हो गई है किसी से और आपने वो सोल्व नहीं किया है, ठीक है, आपको शायद किसी की कोई बात बुरी लगी एंड आपने वो मन में दबा के रख ली। अब आप उस पर्सन के तो करीब ही रहते हैं, मान लो कि आपने शायद अपने भाई की कोई बात बुरी मान ली, आपने अपनी बहन की, फिर पेरेंट्स की, और आपने मन में दबा के रख ली फॉर द 5 to 6 years। तो अब जो है धीरे धीरे उस पर्सन से जो आप डिस्कनेक्ट होने लग जाते हो, देन इवेंचुअली यू स्टार्ट टू हेट देम, ठीक है। तो अनरिजोल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ज़रूरी नहीं लड़ाई हो, क्या पता आपने कोई चीज़ एक्सपेक्ट की हो, जैसे मान लो दैट आपने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये पेरेंट्स जब आपके एग्ज़ाम चल रहे थे आपने पेरेंट्स ने कहा होगा अगर तुम अच्छे मार्क्स लेके आए तो हम तुम्हें वेकेशन देंगे, आपको जो है वेकेशन मिलेगा कहीं पे भी। तो आप खुश हो जाते हो, आप अच्छे मार्क्स ले आते हो, लेकिन फिर आपके पेरेंट्स भूल जाते कि उन्होंने आपको क्या प्रॉमिस किया था और आप भी उनको नहीं बताते हो। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा या फिर लाऊंगी तो मुझे वो वेकेशन पर भेजेंगे, लेकिन जब उन्होंने नहीं भेजा तो आपने बोला भी नहीं, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आप जो है डिसअपॉइंटमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। वो भी एक इमोशनली आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है आपके लिए। एनजाइटी डिसऑर्डर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एकेडमिक और जॉब स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस, बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया है, ठीक है। मैंने देखा है 7th 8th क्लास के बच्चे, दे आर सो स्ट्रेस्ड अबाउट एग्जाम्स, इट इज़ अनबिलीवेबल सीरियसली। लंबे समय तक शैक्षणिक या कार्यस्थल तनाव के कारण चिंता, विकार, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, व्यक्तिगत संबंधी कारक, certain personality traits increase vulnerability or to mental disorders. Low self-esteem, dependency and rigidity may lead to maladjustments. व्यक्तिगत संबंधी कारक क्या होंगे? Avoid personality leading to social withdrawal. Avoidant personality leading to social withdrawal, जब ये personality traits होते हैं, ठीक है, जो वल्नरेबल करते हैं आपको मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ। जैसे कोई पर्सन है, दे आर इंट्रोवर्ट, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, उनको सब कुछ सहन करने की आदत है। वो इतना ज़्यादा अब कुछ होता है ना कि उनकी फैमिली, कुछ तो उनका एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि सब स्ट्रेस ही दिए जा रहे हैं एंड एक पर्सन सहन ही किया जा रहा है, तो फिर वो पर्सन वल्नरेबल हो जाता है मेंटल डिसऑर्डर को लेकर, ठीक है। जब एक पर्सन चारों तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलता है तो दे कांट टेक इट,
ठीक है, आपने अभी कितने ज़्यादा ऐसे चलता है कि नीट का रिज़ल्ट आ गया, जेई का रिज़ल्ट आ गया, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दैट दे टेक इट फ्रॉम एवरीवेयर। टीचर्स का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, पेरेंट्स का स्ट्रेस, और भी इधर उधर से 3-4 चीज़ें हो गई, तो वो अल्टीमेटली इतना बड़ा बर्डन बन जाता है उनके लिए दैट दे गिव अप ऑन लाइफ। ठीक है, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी लीडिंग टू सोशल विड्रॉल। कोई पर्सन है वो लोगों को अवॉइड करता है, शायद उन्होंने कहीं पे एक्सपीरियंस किया होगा दैट व्हेन दे शेयर देयर प्रॉब्लम एंड उन्होंने उस चीज़ का मजाक उड़ाया होगा, फिर वो जो है सोशली विड्रॉल करने लग जाते हैं, वो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते, एंड अल्टीमेटली दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, अगर आप कोई भी इंटेंस इमोशन फील कर रहे होते हैं तो यू शुड जस्ट लेट दैट आउट। आप बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं तो यू शुड क्राई। होता है ना कि वो साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं लोगों को कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, तो आपको रो लेना चाहिए। वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि वो आपके इमोशंस बाहर आते हैं वहाँ से। जब कोई पर्सन उनको दबा के बैठता है फिर वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं स्ट्रेस का, या फिर मेंटली वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। ठीक है, साइको डायनामिक फैक्टर्स यानी कि मनोविश्लेषणात्मक कारक। अकॉर्डिंग टू फ्रूड कौन है हमारा, एक डॉक्टर है। अब नॉर्मल बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। अनकॉन्शियस का यहाँ पे मतलब है लड़ाई हो गई। ठीक है, आप जो है आपको बुरी लगी वो बात, आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन आपने रियलाइज़ नहीं किया कि वो इतनी ज़्यादा हो गई कि आपको ही वो चीज़ परेशान कर रही है। Imbalance among ID, ego, and super ego cause mental disorders. Anxiety due to repercussions of unacceptable desires. जो है आपको कभी कभी रिप्रेस करने को बोलते हैं, आज भी सोशली गेज को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है ना, गेज को नहीं एक्सेप्ट किया जाता, तो वो क्या होता है, वो रिपरकशंस हो गए कुछ, जो है आज भी वो चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो वो बहुत ज़्यादा डायनामिक एफर्ट्स होते हैं। कुछ लोग ईगो की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर करते हैं। ठीक है, एक पर्सन है, उसको पैसों की नीड है, बट उसके अंदर ईगो इतना है दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट फ्रॉम एनीबडी। तो वो जो प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर बढ़ती रहेगी, एंड इफ़ ही हैड टेकन हेल्प वो चीज़ वहीं पे सॉल्व हो जाती, वो पैसे बाद में उतार देता है। बट कुछ लोग होते हैं तो वो ईगो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। ठीक है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर। असामान्य व्यवहार के उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं? सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एक्सपेक्टेशन एंड सोशल रिलेशनशिप्स आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, पारिवारिक वातावरण एंड फैमिली एनवायरनमेंट, फॉल्टी पेरेंटिंग, लैक ऑफ अफेक्शन और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट मेंटल हेल्थ। फॉल्टी पेरेंटिंग यानी कभी कभी हमारे पेरेंट्स जो है बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं ट्रोमा के। ठीक है, लैक ऑफ अफेक्शन, प्यार नहीं मिलता, उनको लव नहीं मिलता अपने घर वालों से, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है, या फिर मम्मी पापा की फैमिली से लड़ाई हो रही है, तो मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। चाइल्ड अब्यूज़ लीडिंग टू इमोशनल डिसऑर्डर्स, बच्चों को इतना ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो इमोशनल डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, वो बच्चे फिर विड्रॉ करने लगते हैं अपनी फैमिली से। आपने आज भी देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं दे जस्ट लाइक बीइंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो उनको मिलती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल होती है। ठीक है, उदाहरण बाल शोषण के कारण भावनात्मक विकारों का विकास, सोशल स्ट्रेस एंड लाइफ इवेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड माइग्रेशन इंक्रीजेस स्ट्रेस। माइग्रेशन का मतलब है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, जब फैमिलीज शिफ्ट होती हैं, कोई भी पर्सन एक दूसरी जगह जब आप शिफ्ट होते हो तो बहुत ज़्यादा कैपिटल, आपको जो है पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, आपको नई जगह पे एडजस्ट होने के लिए आपको बहुत कुछ एडजस्टमेंट्स बनानी पड़ती है, एनवायरनमेंट से आपको फ्रेंडली होना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो भी पर्सन पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, जैसे घर के अंदर लड़के लड़कियों के अंदर फ़र्क किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, सोशल स्ट्रेस होने लग जाता है, डिप्रेशन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होने लग जाता है। ठीक है, सामाजिक तनाव एवं जीवक घटनाएं, आर्थिक समस्याओं के कारण उत्पन्न अवसाद यस। कल्चरल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस यानी कि सांस्कृतिक विश्वास एवं प्रार्थनाएं,
हाँ जी। कल्चर डिटरमाइंस व्हाट इज़ कंसीडर्ड नॉर्मल एंड abnormal। कल्चर डिफाइन करता है कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ एबनॉर्मल है। कल्चरल प्रेशर में कॉज इमोशनल प्रॉब्लम्स। कभी कभी कल्चरल चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लग जाती है। एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर, आज भी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन जब वो चीज़ बिल्कुल ऑब्सेशन ही बन जाए। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है अपनी बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं दैट दे हैव टू स्टडी वेल, दे नीड गुड मार्क्स। बच्चा बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रहा होता है, बट कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए नहीं बनी होती, दैट दे डोंट अंडरस्टैंड। हमें अच्छी मार्क्स चाहिए तो चाहिए, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होता है। एंड रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है शायद, एक केस भी आया था दैट नीट की एक स्टूडेंट ने, शी वॉज द टॉपर ऑफ नीट, बट आफ्टर टॉपिंग द एग्जाम शी सुसाइडेड। उसने सुसाइड कर लिया टॉप करने के बाद। तो ये क्या होता है? ये इस कल्चरल बिलीव्स की वजह से होता है कि दे वांट टू हैव ए अपर हैंड इन सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई दे कॉज देयर चिल्ड्रन स्ट्रेस एंड देन दे अल्टीमेटली गिव अप ऑन देयर लाइफ। ठीक है। तो सोशल आइसोलेशन एंड लैक ऑफ सपोर्ट। सोशल लैक ऑफ सपोर्ट लीड्स टू लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन, लोगों को अकेला फील होता है, जब डिप्रेशन होने लग जाता है लोगों को, जब वो अकेला फील करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है कहीं से। एल्डरली पीपल लिविंग अलोन डेवलप डिप्रेसिव सिम्टम्स। आज के टाइम पे लोगों एल्डरली पीपल, बूढ़े लोगों को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं। वो सामाजिक अलगाव एवं समर्थन की कमी, अकेले रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों के अवदास में लक्षण। ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फास्ट पेस लाइफ, कंपटीशन एंड इनसिक्योरिटी इंक्रीजेस मेंटल स्ट्रेंथ। आप जब अर्बन एरियाज़ में, यानी कि बड़े बड़े शहरों में जब आप रहते हो, तो आप कॉन्स्टेंटली देखते हो आपके आसपास एनवायरनमेंट को, आप अपने से नीचे लोगों को भी देखते हो, आप अपने से ऊपर लोगों को भी देखते हो। वहाँ से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। आपने देख लिया कि इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। वो चीज़ आप इतना ज़्यादा दिल पे ले जाते हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, जबकि इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, आपके कॉम्पिटिटर जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एनजाइटी आप लेके बैठ जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। स्टिग्मा एंड सोशल लेबलिंग। नेगेटिव लेबलिंग इंक्रीजेस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, पीपल में इंटरनलाइज सोशल स्टिग्मा। लेबल करने लग जाते हैं। देखो, मेंटली इल पर्सन अवॉइड ट्रीटमेंट ड्यू टू फियर ऑफ सोशल एंजाइटी, ये बहुत बड़ा रीज़न है। लोग साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है। उन्हें दिख रहा है, वो उन्हें हेलुसिनेशंस आ रहे हैं और वो नहीं लेते हैं ट्रीटमेंट, बिकॉज फिर लोग उन्हें मेंटल कहने लग जाते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू, राइट। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की, नहीं सभी लोगों की, वो ट्रीटमेंट नहीं रिसीव करते हैं। सामाजिक कलंक एवं लेबलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिस्कस द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। चिंता कारकों के आवश्यक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समस्यिक चिंता विकार के नैदानिक स्वरूप का चर्चा कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। एक्सप्लेन द मेन सिम्टम्स ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हाँ जी, सामाजिक चिंता और चिंता विकारों में अंतर क्या होता है? देखो, हाँ जी, नॉर्मल एंजाइटी कैसे होता है? टेम्परेरी एंड सिचुएशन स्पेसिफिक। नॉर्मल एंजाइटी मतलब कि कभी कभी होता है लोगों को, कभी कभी एंजाइटी हो जाती है, सिचुएशंस को लेकर होती है। ठीक है। प्रोपोर्शनेट टू द सिचुएशन के हिसाब से होती है। हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। मोटिवेशन और परफॉर्मेंस भी फिर आप अच्छा करते हो। कुछ लोग, सम पीपल रिस्पॉन्स बेटर अंडर ड्यूरेस। जब उनके ऊपर प्रेशर होता है तो कुछ लोग तब अच्छा काम करते हैं। ठीक है। डिसअपियर्स आफ्टर स्ट्रेस इज रिमूव। जैसे ही स्ट्रेस खत्म हुआ उनका जैसे ही उनका स्ट्रेस खत्म हुआ उनकी एंजाइटी भी खत्म हो जाती है। डज नॉट डिस्टर्ब डेली फंक्शनिंग को ये एंजाइटी जो है नहीं इतना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंजाइटी डिसऑर्डर कब होता है? परसिस्टेंस एंड एक्सेसिव। उनको डेली हो रहा है, हर पल हो रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है। ठीक है। डिसप्रपोर्शनेट टू द सिचुएशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुश है फिर भी उनको एंजाइटी हो रही है।
ठीक है, खुश वाला एनवायरनमेंट है तभी भी। इरेशनल एंड अनकंट्रोलेबल, इरेशनल का मतलब है यहाँ पे कि इसका कोई रीज़न नहीं है इसका एंजाइटी का आने का, ये इरेशनल है, ये रहती ही है, इंटरफेयर्स विद डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, कॉजेस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। जब फिजिकली वो चीज़ अफेक्ट करती है लोगों को, दैनिक जीवन के कार्यों में बाधा नहीं डलती, ठीक है। अच्छा ये तो वो हो गया, सॉरी, हाँ जी, चिंता विकार, ठीक है। अब हम चलेंगे चिंता विकारों के आवश्यक विशेषताएं, यानी कि इसेंशियल फीचर्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब कौन सी चीज़ें हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट है? एंड एक्सेसिव फियर एंड वरी विदाउट रियल थ्रेट, बिना किसी थ्रेट के डर, ठीक है। परसिस्टेंट टेंशन एंड रिलेंटलेसनेस, बिना किसी कारण का आपको टेंशन हो रही है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड स्वेटिंग, जब आप जो है आपने इमेजिन किया ये कुछ हो रहा है, हेलुसिनेट आप कर रहे हो और वो आपको इतना ज़्यादा रियल कर रहा है कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आप स्वेट कर रहे हो बैठे बैठे। कॉग्निटिव सिम्टम्स जैसे कि पुअर कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंट वरी, ठीक है। बिहेवियरल अवॉइडेंस ऑफ एंजाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशंस एंड इम्पेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, हाँ जी, तो ये कुछ रीजंस होते हैं। अब हम GAD पढ़ेंगे, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। हाँ जी, सामान्य चिंता का विकार। मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक यहाँ पे थोड़ा स्किप हो गया है। GAD वाले स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान दे लो, ठीक है। GAD को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मीनिंग ऑफ GAD इज अ क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस एंड अनरियलिस्टिक वरी अबाउट एवरीडे इवेंट्स। डेली की चीज़ों का बिना कारण आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उस चीज़ को एंजाइटी आपको हो रही है, तो वो जो है बिना किसी कारण के जब एंजाइटी आपको हो रही है डेली इवेंट्स को लेकर, डेली वाली चीज़ों को लेकर, तो वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर आप कह सकते हैं। डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, आप हर किसी चीज़ को डिसऑर्डर नहीं कह सकते हो। तो डिसऑर्डर में और एबनॉर्मल बिहेवियर में फ़र्क होता है। डिसऑर्डर बहुत अलग चीज़ है, एबनॉर्मल बिहेवियर एक अलग चीज़ है। एंजाइटी इज़ फ्री फ्लोटिंग, नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन। एक चीज़ को लेकर नहीं है कि अगर मान लो कि जिस पर्सन को GAD है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, उसका बच्चा पानी के पास जा रहा है तो उनको एंजाइटी होने लग जाती है, उनको डर लगने लग जाता है। वो सिर्फ एक सिचुएशन को लेकर नहीं होगा, अगर वो बच्चा खेलेगा तो भी उनको एंजाइटी होने लग जाएगी, अगर वो घर के बाहर खेलने जा रहा है तो भी उनको एंजाइटी होने लग जाएगी, वो टेरेस पे जा रहा है तो भी उनको एंजाइटी होती है। तो जब रेशनल ना हो हर चीज़ पे, जब उनको एंजाइटी हो जाए, ठीक है। परसिस्टेंट सिम्टम्स परसिस्ट फॉर 6 मंथ्स और मोर, 6 महीने से ज़्यादा अगर वो चीज़ रहे तो फिर वो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर होने लग जाता है, ठीक है। सामान्यकृतीय चिंता विकार के नैदानिक स्वरूप, कॉग्निटिव सिम्टम्स, ठीक है, संज्ञानात्मक लक्षण, एक्सेसिव एंड अनकंट्रोलेबल वरी, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, ओवर थिंकिंग माइनर इश्यूज, कॉन्स्टेंट एंटिसिपेशन ऑफ नेगेटिव आउटकम्स। कॉन्स्टेंटली वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मान लो कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर बाहर कार से कुछ लेने चला गया, तो कॉन्स्टेंटली वरी कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अब वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कब मुझे नेगेटिव आउटकम मिलेगा, कब वो चीज़ होगी, ठीक है। तो वो जब एंटिसिपेट करने लग जाए तो वो कॉग्निटिव सिम्टम हो जाता है। इमोशनल सिम्टम्स, फीलिंग टेंस, नर्वस, इरिटेबल, फीलिंग ओवरवेल्म्ड, जब वो टेंस रहते हैं, नर्वस रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं, हर चीज़ से उनको इरिटेशन होने लग जाती है, भावनात्मक लक्षण होते हैं ये। साइकोलॉजिकल सोमैटिक सिम्टम्स, यानी कि शारीरिक लक्षण क्या होंगे? मसल टेंशन, वो बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, वो बिल्कुल रैम रोड स्ट्रेट रहेंगे, आप जब उनको टच करोगे तो आपको टेंशन फील होती है, उनके आसपास आपको टेंशन वेव्स में होती फील होगी आपको। फिटीग, थके रहते हैं वो, उनको हेडेक रहता है, उनकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ी रहती है, स्वेटिंग करेंगे, वो कांपने लग जाते हैं, ट्रैम्बल करने लग जाती हैं, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल उनको जो है डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है, ठीक है। ये कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स कैसे रहेंगे? अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेना चाहते। रेस्टलेसनेस, वो एक जगह पर रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से नींद नहीं आ रही है। इंसोम्निया का मतलब है जब कोई पर्सन सो ना पाए अच्छे से,
जब उसको नींद ही ना आए, और अगर आए भी तो फिर वो फिटफुल रहे कि मतलब अच्छे से नींद नहीं आ रही है, जग रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, और 1-2 घंटे ही नींद आए, तो वो इंसोम्निया होता है। रीअश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर, जब उनको हर बात पे रीअश्योरेंस चाहिए, उनको हर बात पे कोई उनको सहलाने वाला चाहिए होता है। दैनिक कार्य क्षमता पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन डेली फंक्शनिंग क्या क्या रहेगा, काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, सोशल रिलेशनशिप्स नहीं बन पाएंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उनकी अच्छी नहीं बनती। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि हेल्थ रिलेटेड उनको इश्यूज हो जाते हैं, मेंटली वो नहीं अच्छे रह पाते हैं, ठीक है। हाँ जी, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक फोबियाज इन ब्रीफली। ब्रीफली आपने फोबियाज को डिस्क्राइब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसने आपने अच्छे से करना है। विशिष्ट भय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। विशिष्ट तथा सामाजिक भय के विकारों को नियंत्रित करने वाले कारणात्मक कारकों का व्याख्या कीजिए। इसको ध्यान से पढ़ना है आपने, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहला है एनिमल टाइप फोबियाज, पशु संबंधी भय। जब आपको जानवरों से और इंसेक्ट से डर लगता है, आपको कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, साइनोफोबिया कहते हैं उसको। जब आपको सांप से डर लगे तो ओफियोडोफिया कहते हैं। स्पाइडर से जब डर लगे तो एर्कियोनोफिया कहते हैं, ठीक है। जब आपको जानवरों से, बेसिकली इंसेक्ट से जब आपको डर लगे, वॉर्म से डर लगे, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी भय, यानी फियर रिलेटेड टू नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे आपको हाइट से बहुत लोगों को डर लगता है। हाइड्रोफोबिया मैंने आपको बताया, पानी से डर लगता है, स्ट्रोम और थंडर से डर लगता है। बट ये ठीक है, इसको हाँ ये तो होता है, नॉर्मल चीज़ है, ये काफ़ी लोगों को होता है, ठीक है। हाँ जी, ब्लड इंजेक्शन एंड इंजरी टाइप फोबियाज, यस। रक्त सुई चोट संबंधी, ये तो सभी बच्चों को होता है, इंजेक्शन से तो सभी को डर लगता है, ठीक है। तो फियर ऑफ ब्लड, जब उनको खून देख के जब उनको क्विशी फील होता है, उनको वो मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा, मतलब हार्ट रेट, बीपी लो हो जाता है। इंजेक्शंस और मेडिकल प्रोसीजर्स ऑफन लीड टू फेंटिंग, यस। जब वो मेडिकल प्रोसीजर्स जब वो देखते हैं, किसी को सुई लगती हुई किसी ने देख ली, फिर भी उनको चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। फियर ऑफ ब्लड, फियर ऑफ नीडल्स, फियर ऑफ सर्जरी जब लोगों को होता है। तो हाँ जी, सिचुएशनल टाइप फोबियाज, परिस्थिति संबंधी भय क्या रहेंगे। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, क्लोस्ट्रोफोबिया बहुत लोगों को होता है। लिफ्ट के अंदर कुछ लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको क्लोज्ड स्पेस बहुत ज़्यादा वो लगता है। फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ एलिवेटर्स, ठीक है। अन्य प्रकार के भय, अदर टाइप फोबियाज भी होते हैं, जैसे फियर ऑफ चोकिंग, फियर ऑफ लाउड साउंड्स, फियर ऑफ वॉमिटिंग बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, उनको डर लगने लगता है कहीं उनको। आप यहाँ पे फियर ऑफ डार्कनेस भी कहते हो, फियर ऑफ डार्कनेस भी कह सकते हो, लिख सकते हो। कैजुअल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंड सोशल फोबियाज, अब कौन कौन से जो है फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, ठीक है। अधिगम एवं अनुसंबंध संबंधी कारक, लर्निंग एंड कंडीशनिंग फैक्टर्स, फोबियाज में डेवलप थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग और ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस क्रिएट फियर। आपने कोई जो है एक्सपीरियंस किया, मान लो कि आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, अब आपको जो है डॉग से बहुत ज़्यादा डरने लगने लग जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकन द्वारा अधिगम, यानी कि फियर इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को देखकर, दूसरे इंसान ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की और उसी को देखकर आपको डर लगने लग गया। चाइल्ड डेवलप्स फियर फ्रॉम सीइंग पेरेंट्स पैनिक, पेरेंट्स को पैनिक करते देख जो है बच्चे डर जाते हैं। कॉग्निटिव फैक्टर्स, इररिलेटेबल irrational beliefs and overestimation of danger, believing that social situation always lead to humiliation। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सोशली अगर किसी इंसान के ऊपर चिल्ला दिया तो दे फील ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। तो संज्ञानात्मक कारक भी होता है, ठीक है। साइकोडाइनमिक फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक कारक, फोबियाज अराइज ड्यू टू अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो कुछ लोग कर लेते हैं। फियर ऑफ डिस्प्लेस्ड ऑन टू सब्जेक्ट और सिचुएशंस, सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं। कल्चरल बिलीव्स इन्फ्लुएंस फियर डेवलपमेंट, सोशल प्रेशर इंक्रीजेज फियर ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। सोशल फोबिया ड्यू टू फियर ऑफ नेगेटिव जजमेंट,
नेगेटिव जजमेंट की वजह से जो है कुछ बच्चों को फोबिया हो जाता है, कुछ पेशेंट्स को हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जैविक एवं अनुशासनिक कारण यानी कि बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी इंक्रीजेज रिस्क ऑब्जेक्टिव फियर रिस्पॉन्स सिस्टम। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो है जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है आपके अंदर। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, कुछ फोबियाज भी, कुछ जो है डिसऑर्डर्स भी आप कैरी करते हो जेनेटिकली। पेरेंटिंग एंड फैमिली एनवायरनमेंट, ओवर प्रोटेक्टिव और क्रिटिकल पेरेंटिंग राइजेज एनजाइटी। जब आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं आपको लेकर, आपको कहीं पे आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं करने देते नया, तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है। सोशल फोबिया, सामाजिक भय, सामाजिक परिस्थिति के मूल्यांकन से संबंधित डर इसी प्रमुख विशेषता है। कैरेक्टराइज्ड बाय फियर ऑफ सोशल सिचुएशन इन्वॉल्विंग इवैल्यूएशन, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट, क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। ठीक है। ये तो आप सबने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, दैट यू लाइक समबडी एंड यू डिडंट प्रपोज बिकॉज यू फियर यू मे गेट रिजेक्टेड। ठीक है। क्रिटिसिज्म आपको नहीं पसंद है, एम्बेरसमेंट काफ़ी लोगों को फील होती है, लीड्स टू अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, फिर आप सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो लोगों से। ठीक है। यूज़ अ सुटेबल केस स्टडी, डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने लग जाता है। उपयुक्त प्रकरण अध्याय की सहायता में प्रमुख अवसर विकार के नैतिक लक्षणों की वर्णन कीजिए। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ जी, मीनिंग। तो मेन भाग से, मुख्य भाग से स्टार्ट करेंगे। प्रमुख अवसर विकार के अर्थ। ठीक है। हाँ जी। तो प्रमुख अवसर विकार के मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाय, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, डिप्रेस्ड मूड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द डे आपका मूड खराब रहता है, लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन एक्टिविटीज़, आप कुछ भी फिजिकल या फिर मेंटल एक्टिविटी करना पसंद नहीं करते हैं। मेंटल एक्टिविटी का मतलब है कोई गेम खेलना, जैसे जो आपको मेंटली आपको इन्वॉल्व करे, जैसे चेस हो गया। ठीक है। तो सिम्टम्स लास्टिंग फॉर लॉन्गर देन 2 वीक्स, जो है दो हफ्ते से ज़्यादा जब आपको सेम चीज़ फील होए। इट इज़ मोर देन नॉर्मल सैडनेस एंड रिक्वायर्स क्लिनिकल अटेंशन। सैडनेस वो नहीं जो आप नॉर्मली फील करते हो जब आपको बुरा लगता है, इंटेंस सैडनेस दैट यू ऑलवेज, जब आपको इंटरनली वो चीज़ फील हो तो वहाँ पे फिर आपको क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। क्लिनिकल फीचर्स सिम्टम ऑफ मेजर डेवलपमेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स क्या रहेंगे, भावनात्मक लक्षण। हाँ जी। इमोशनल सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, परसिस्टेंट सैडनेस एंड एम्प्टीनेस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, फ्रीक्वेंट क्राइंग, लॉस ऑफ प्लेजर। ठीक है। एनहेडोनिया कहते हैं इसको हम। तो जब आपको हमेशा रोने का मन करे, आपको सैडनेस और खालीपन बिल्कुल फील हो, होपलेस जब आप फील करते हैं, आपको लगता है कि कोई उम्मीद ही नहीं बची है, तो इसे इमोशनल सिम्टम हो जाता है। ये कॉग्निटिव सिम्टम्स, नेगेटिव थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हो जाते हो, आप हर एक चीज़ का एक गलत मतलब निकालते हो। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, गिल्ट, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, संज्ञानात्मक लक्षण होते हैं ये। व्यवहारात्मक लक्षण क्या रहेंगे, बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं, सोशली आप लोगों से विड्रॉ करने लग जाते हो, आपको क्राउडेड एरियाज़ के अंदर जाना पसंद नहीं है, काम में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, सुसाइडल अटेम्प्ट्स इन सीवियर केसेस, सुसाइड करने का मन करता है जब आप बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। फिजिकल सोमैटिक सिम्टम्स क्या रहेंगे, फिटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, थके थके रहना, रात को नींद भी नहीं आ रही आपको अच्छे से, आपका खाना पीना भी छूट गया है, बॉडी आपका दर्द कर रही है, हेडेक आपको हो रहा है, तो ये आपके कुछ शारीरिक लक्षण है। केस स्टडी ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। केस स्टडी क्या है, प्रकारक उदाहरण का अब हम यहाँ पे करेंगे। रमेश, अ 35-year-old ऑफिस वर्कर, लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग पैंडेमिक। कोविड-19 के दौरान उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही बिकेम परसिस्टेंटली सैड एंड विड्रॉन, बहुत ज़्यादा उदास हो गए वो। Sorry. He lost interest in activities he earlier enjoyed, such as meeting friends, watching movies. He complained of poor sleep, lack of appetite, constant fatigue, and difficulty in concentrating
वो जो है चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसको खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ जी, वो उसको जो पहले चीज़ें करने में मज़ा आता था, वो पहले मूवीज़ वगैरह देखता था, उसमें भी अब उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऑफन एक्सप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट, उसको गिल्टी फील होता है, उसको लगता है कि अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बिलीविंग दैट ही इज़ अ बर्डन ऑन हिज फैमिली, जब वो उसे बर्डन लगता है कि मैं तो अपने परिवार पे बर्डन हूँ। एट टाइम्स ही हैड थॉट्स दैट लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग, कि ज़िंदगी जीने लायक है ही नहीं। हिज सिम्टम्स लास्टेड फॉर मोर देन 2 months, 2 महीने से ज़्यादा उसने जो है इनको फील किया। इम्पेयर्ड हिज डेली फंक्शनिंग, जब डेली फंक्शनिंग पे उसका असर हो जाए, ही वॉज डायग्नोज्ड विथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। हाँ जी, तो उसको कह दिया गया कि अब वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसको, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, क्या क्या कारण हो जा सकते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स होने लग जाते हैं, इम्बैलेंसेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामिन, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या रहेंगे? नेगेटिव थिंकिंग करना, लो सेल्फ एस्टीम, खुद के बारे में बुरा सोचना, लर्नड हेल्पलेसनेस, पुअर कॉपिंग स्किल्स, आप चीज़ों से कोप नहीं कर पा रहे हो। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल लाइफ जब आपकी होती है, जॉब लॉस हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती है, सोशल आइसोलेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्या होता है? मनोचिकित्सक यानी कि साइकोथेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हेल्प्स चेंज नेगेटिव थॉट्स पैटर्न। इंटरपर्सनल थेरेपी इम्प्रूव्स सोशल रिलेशनशिप्स। फार्माकोथेरेपी यानी कि औषधीय उपचार। एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन सच एज SSRIs हेल्प रिस्टोर केमिकल बैलेंस इन द ब्रेन, ठीक है। लाइफस्टाइल एंड सपोर्टिव मेजर्स, रेगुलर एक्सरसाइजेज, हेल्दी डाइट एंड स्लीप, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी यूज इन सीवियर एंड ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, जब जो है लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट काम ना करे, दवाइयाँ काम ना करे, तो फिर हम जो है इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी को यूज़ करते हैं। ये कुछ पेनफुल भी होता है, ये कुछ स्ट्रेसफुल भी होता है बॉडी के लिए, इसीलिए इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन हायर केसेस की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अब चीज़ें चली गई हैं, फिर इसको यूज़ किया जाता है। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़, हाँ जी, शीज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ठीक है। डिस्कस इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। शीज़ोफ्रेनिया के बारे में अब हम जानेंगे, मेन बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ शीज़ोफ्रेनिया, शीज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है? इज अ मेंटल डिसऑर्डर, ये एक मेंटल डिसऑर्डर रहेगा इन विच थिंकिंग बिकम्स इलॉजिकल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। इलॉजिकल थिंकिंग आप करने लग जाते हो, जिस चीज़ का कोई लॉजिक ही नहीं है। परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज डिसटॉर्टेड, आपको पता ही नहीं लगता कि क्या चीज़ रियलिटी है और क्या चीज़ आपका इमेजिनेशन है। इमोशंस एंड बिहेवियर बिकम इनएप्रोप्रिएट, आप जो है आपके इमोशंस और आपका बिहेवियर जो है वो इनएप्रोप्रिएट होने लग जाता है। द टर्म मीन्स schizophrenia means split mind because it does not mean split a personality. schizophrenia का मतलब split mind होता है। split mind का मतलब है एक जो है आप एक रियलिटी में जी रहे हो और एक है आपका हेलुसिनेशन, कि आप हेलुसिनेट कर रहे हो, चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तो इसे स्प्लिट माइंड कहेंगे, स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, अब इसके पॉजिटिव इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव, हाँ जी, सबसे पहला रहेगा डिल्यूजन्स यानी कि भ्रम। फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, द पर्सन स्ट्रांगली बिलीव्स देम डिस्पाइट एविडेंस, सबूत होने के बावजूद कुछ लोगों को वो कुछ चीज़ों को सही मान लेते हैं, ठीक है। डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन, बिलीविंग अदर्स वांट टू हार्म देम, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर, बिलीविंग वन सेल्फ टू बी वेरी पावरफुल। कुछ लोगों को जिनको होता है ना कि ये तो उनको हर चीज़ ऐसे लगता है कि द पर्सन वांट्स टू हार्म देम, ठीक है। ये चीज़ कॉमन होती है जिन लोगों ने ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस किए हैं, जैसे कोई एसिड अटैक विक्टिम है
तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम आउट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। उन्हें लगता है कि हर एक पर्सन जो उनके पास आ रहा है दे वांट टू हार्म देम, एंड ये बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। डिल्यूशंस आना, भ्रांत परीक्ष कारण यानी कि हेलुसिनेशंस, फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, मोस्ट कॉमन इन इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। आवाज़ें आना जो कि दूसरों को नहीं सुनती है, हेलुसिनेशंस आते हैं, लोग कुछ चीज़ें इनको जो है सपनों के अंदर कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा विविड होती हैं वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को सपने इतने ज़्यादा रियलिस्टिक आते हैं कि उनको रियल लाइफ में इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये तो कुछ चीज़ें मैं जो है हर कोई एक्सपीरियंस करता है। सोते वक्त जब आप कहीं से गिर रहे होते हो, आपको एक सपना आया दैट आप एक बड़ी बिल्डिंग से गिर रहे हो, वो आपको इतना रियलिस्टिक इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, आपको लगता है आप एक्चुअल में गिर रहे हो, ठीक है। तो ये हेलुसिनेशंस होते हैं, इट इज़ वेरी रेयर। हर किसी को अगर देखो, एक होता है कि कभी कभी आना, ठीक है, एक होता है डेली आना। डेली उनके साथ कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, डेली कभी उनको लग रहा है कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड और स्पीच, इलॉजिकल, इनकोहेरेंट एंड इररिलेटिव स्पीच, जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। जब आप एक टॉपिक के ऊपर प्रॉपरली बात ना कर पाए, ठीक है, तो आप डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा। ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, रिपीटेड मीनिंगलेस मूवमेंट्स, एक्सट्रीम रिजिडिटी और इमोबिलिटी इन कैटाटोनिया। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो गया कि एक टाइम पे बात कर रहे हैं, अगली ही मिनट वो पर्सन उठ के भागने लग जाएगा, तो ये जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। श्रीजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षण क्या रहेंगे, ठीक है। फ्लैट और ब्लंटेड अफेक्ट यानी कि सपाट या मंद भावाभिक्त, हाँ जी, फ्लैट और ब्लंट अफेक्ट। रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, जब वो उदास होते हैं वो रोएंगे नहीं, वो आपको हंसते हुए भी नहीं दिखेंगे, उनका हमेशा एक पोकर फेस रहता है, ठीक है। अल्पभाविकता यानी कि एलेजोया, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, रिड्यूस्ड स्पीच आउटपुट, शॉर्ट एंड एम्प्टी रिस्पॉन्सेज, जब वो किसी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आपको बोल के नहीं बताएंगे कि अगर वो गुस्सा है तो भी गुस्सा नहीं करेंगे आपके ऊपर, ठीक है, वो बोल नहीं पाएंगे, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने वर्ड से। एवोल्यूशन यानी कि एक सेकेंड, प्रेरणा की कमी, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़, पुअर सेल्फ केयर एंड सोशल विड्रॉल, अच्छे से खुद का ध्यान नहीं रख पाएंगे, ठीक है, उनको डेली उनको लगेगा दैट उठना ही क्यों है, इट्स नॉट लाइक एनीबडी नीड्स मी, ऐसा कभी कभी उनको लगता है। सोशल विड्रॉल, अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। केसेस ऑफ साइजोफ्रेनिया, ठीक है, सीजोफ्रेनिया के कारण क्या रहेंगे, जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कभी कभी होता है जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, जेनेटिकली भी ये चीज़ें कुछ ट्रांसफॉर्म होती हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस, स्पेशली डोपामिन, ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या रहेंगे, स्ट्रेस लाइफ इवेंट्स होता है, पुअर कॉपिंग स्किल्स, अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या रहेंगे, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस, सोशल स्ट्रेस एंड आइसोलेशन। ट्रीटमेंट्स भी इसके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। मनोविकसित रोधी औषधियाँ यानी कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन ले सकते हैं आप। मेन ट्रीटमेंट फॉर साइजोफ्रेनिया, रिड्यूस हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूशंस। साइकोथेरेपी आप ले सकते हैं, सपोर्टिव थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हेल्प्स इन कोपिंग एंड रियलिटी टेस्टिंग। फैमिली थेरेपी, जब आप परिवार को बुला के एक साथ जो है करते हैं तो रिड्यूसेस रिलैप्स ऑफ इम्प्रूविंग फैमिली एनवायरनमेंट। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन जो है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड डेली स्किल्स हेल्प्स इन सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर केसेस में उनको एडमिट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। हाँ जी, 7वां प्रश्न पूछ रहा है, डिफाइन सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन ओनली वन डिसऑर्डर इन डिटेल, ठीक है। दैहिक लक्षण एवं संबंधित कारकों का परिभाषित कीजिए, किसी भी एक विकार का विस्तार से व्याख्या कीजिए। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, दैहिक लक्षण एवं संबंधित विकार, डेफिनेशन इसकी क्या होती है, सोमैटिक सिम्टम्स related disorders are psychological disorders where a person experiences physical symptoms that cannot be fully explained by medical conditions।
मेडिकल कंडीशंस की वजह से नहीं, मेडिकल ऐसी कंडीशंस जो, सॉरी लेट मी फ्रेज इट प्रॉपरली, इसका मतलब होता है कि जब एक इंसान को कुछ चीज़ें फिजिकली फील हो रही होती हैं, ऐसे फिजिकल सिम्टम्स जो मेडिकल वर्ल्ड भी अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए, ठीक है, जैसे बट देर कुछ ऐसे जो रियल हैं और जो डिस्ट्रेस कोज कर रहे हैं, इंसान के शरीर को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका कोई ओरिजिन साइकोलॉजिकल है, लेकिन वो पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या जो है रीज़न है, ठीक है। मुख्य विशेषताएं, एक्सेसिव फोकस ऑन फिजिकल सिम्टम्स, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी अबाउट हेल्थ, फ्रीक्वेंट मेडिकल कंसल्टेशंस, इम्पेयरमेंट ऑफ डेली फंक्शंस। वो होता है ना कि कुछ पर्सन्स वो बहुत ही ज़्यादा ओवरली कॉन्शियस होते हैं अपनी बॉडी को लेकर, उन्हें डर रहता है कि वो अगर वो छोटा सा भी कुछ ऑयली खा लेंगे तो उन्हें डर रहेगा कहीं मुझे हार्ट डिजीज़ तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लोगों को डर, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी जो है अनहेल्दी कुछ खा लिया, या फिर उन्होंने कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है बॉडी के लिए, तो जब इरेशनल जब वो डर होता है खुद के लिए, ठीक है, तो वो फिर एक बहुत बुरा सिम्टम होने लग जाता है। दैहिक लक्षण विकार की व्याख्या, यानी कि दैहिक लक्षण विकार का अर्थ क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ वन सोमैटिक डिसऑर्डर। सोमैटिक डिसऑर्डर मीनिंग क्या होता है? सोमैटिक सिस्टम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन और मोर डिस्ट्रेसिंग फिजिकल सिम्टम्स अकम्पेनिड बाय एक्सेसिव थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर्स रिलेटेड टू दोज सिम्टम्स। क्या क्या होता है? परसिस्टेंट पेन, फटीग और बॉडीली डिस्कम्फर्ट। उनको जो है दर्द हो रहा है, लगातार दर्द, थकान और शारीरिक बीमारी को लेकर निरंतर चिंता, कॉन्स्टेंट वरी अबाउट इलनेस। उनको कोई बीमारी है भी नहीं, लेकिन उनको डर है कि कहीं हो ना जाए। रिपीटेड चेकिंग ऑफ बॉडी सिम्टम्स, बॉडी को बार बार चेक कराते रहेंगे, ठीक है। हाई हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी, हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी उनके अंदर रहती है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उनको रहता है, इसकी कोज है ये। पर्सनैलिटी ट्रेट्स सच एज न्यूरोटिसिज्म, पास्ट ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस, लर्न बिहेवियर फ्रॉम फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली में देखा होगा दैट एक चाचा थे उनके, शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, उनको एक टाइम ये कैंसर हो गया। अब उन्होंने इनसे सीख लिया, अब वो हर 3 से 4 महीने में टेस्ट करा दे रहेंगे कि उनको भी कैंसर ना हो जाए। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उपचार क्या रहेंगे? मनोचिकित्सक करा लो, साइकोथेरेपी, स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आप कर सकते हो, लिमिटेड मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड सपोर्टिव काउंसलिंग्स। यहाँ पर जब वो डिसऑर्डर हो जाए, अब इतना ज़्यादा हो रहा है दैट कि उनको फिजिकली अफेक्ट कर रहा है, तो फिर उनको जो है साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। विघाटनक विकार यानी कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स इंक्लूड डिसरप्शन इन कॉन्शियसनेस, मेमोरी, आइडेंटिटी एंड परसेप्शन। These disorders often develop as a response to severe psychological stress or trauma। जब किसी को सीवियर स्ट्रेस या फिर ट्रोमा होए तो ये होने लग जाते हैं, जो है भूलने, एमनेशिया लोगों को हो जाता है, लोग भूलने लग जाते हैं चीज़ों को। ऑल्टर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को भी भूल जाते हैं कि वो कौन थे। फीलिंग डिटैच फ्रॉम सेल्फ और सराउंडिंग, ठीक है। अब विघाटनक विकारों के प्रमाण क्या होंगे? विघटनात्मक स्मृति लोप, ठीक है। डिसोसिएटिव एमनीशिया में क्या होएगा कि वो किसी एक्सीडेंट की वजह से खुद के बारे में ही भूल जाएंगे, ठीक है, खुद के बारे में भूल जाते हैं, खुद की लाइफ का कोई पार्ट भूल जाते हैं। डिसोसिएटिव एमनीशिया में वो अपने आप को वो जो है किसी और पर्सन की पर्सनैलिटी को मान लेते हैं अपना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम पूजा बट मुझे डिसोसिएशन हो गया है, मैं डिसोसिएटिव एमनीशिया हो गया है, और मैंने किसी पर्सन जो है प्रिया को मान लिया कि मैं ही प्रिया हूँ, ठीक है। डिसोसिएटिव फ्यूज क्या रहेगा? सडनली ट्रैवल अवे फ्रॉम होम विद द लॉस ऑफ आइडेंटिटी। एक पर्सन अपने घर से कहीं और दूर जाके रहने लग गया, उसे डिसोसिएटिव फ्यूज कहेंगे, ठीक है। विघ्नात्मक भ्रमण अवस्था, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, विघ्नात्मक विचार, ठीक है। तो एक पर्सन जो है डिफरेंट पर्सनैलिटीज डिफरेंट टाइम में अडेप्ट कर लेता है। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर यानी कि फीलिंग एज इफ वन इज वॉचिंग वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड, ठीक, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बार बार देखे जा रहा है। कोज ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के क्या कारण होते हैं? सीवियर इमोशनल ट्रॉमा, चाइल्डहुड अब्यूज और नेग्लेक्ट जब उनको किया जाए, ठीक है।
हाई स्ट्रेस और एनजाइटी, उनको स्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी हो रही है। मेल एडेप्टिव कॉपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ जी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आर लॉन्ग स्टैंडिंग मेल एडेप्टिव पैटर्न्स बिहेवियर कॉग्निशन एंड इमोशंस। इमोशंस को लेकर, ये आपके पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर्स को लेकर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। दे डेरिवेट मार्कली फ्रॉम कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। दे कॉज डिस्ट्रेस टू सेल्फ और अदर्स, इम्पेयर सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, ठीक है। खुद के लोगों को भी जो लोग स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। की फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या रहेंगे, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर, परसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, कोज पर्सनल स्ट्रेस और सोशल प्रॉब्लम्स, बिगिंस एडोलसेंट इन अर्ली जो है अडल्टहुड, छोटे मतलब कि अब टीन से ये शुरू होता है, अडल्टहुड तक चलता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, यानी कि व्यक्तिगत विकारों का वर्गीकरण कब कब होता है, ठीक है। क्लस्टर्स, ओड और इसेंट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। परनाई व्यक्तिगत विकार, यानी कि पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सस्पिशियसनेस एंड मिस्ट्रस्ट ऑफ अदर्स, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, कोई उनसे फ्रेंडली भी होना चाहे तो उनके ऊपर जो है शक करना, ठीक है। साइकोसाइड पर्सनैलिटी, इमोशनल और कोल्डनेस एंड डिटैचमेंट, दूसरों के साथ कोल्ड रहना बिना किसी कारण के, उनसे हेट करना। इसेंट्रिक बिहेवियर एंड ऑड बिलीव्स, अजीब सी चीज़ों का मानना, ठीक है। क्लस्टर बी क्या रहेगा, नाटकीय है, यानी कि ड्रामेटिक इमोशनल और इरेटिक डिसऑर्डर्स। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसरिगार्ड फॉर रूल्स और राइट फॉर अदर्स, दूसरों रूल्स को नहीं मानना, ठीक है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज एंड इमोशंस, ठीक है। हिस्टोरिक पर्सनैलिटी, एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, नैरेसिस्टिक पर्सनैलिटी, ग्रैंडोइसिटी एंड नीड फॉर एडमिरेशन, ठीक है। आत्ममुख्य व्यक्तिगत विकार, चिंतन खंडन की भयभीत व्यक्तिगत कारण, ठीक है। एंशियस एंड फियरफुल डिसऑर्डर्स, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, उनको डर लगता है कि कोई उनको क्रिटिसाइज ना कर दे। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन अदर, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना। प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डर परफेक्शन, जिनको परफेक्शन चाहिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, किसी एक व्यक्ति विकार की विशेषताएं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पर्सनैलिटी डेफिनेशन, बीपीडी इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मार्क्ड बाय इंस्टेबिलिटी इन इमोशन, रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ इमेज। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या रहेंगे, ठीक है। अत्यधायी, तीव्र और अवस्थित परिपालन, ठीक है। इंटेंस एंड अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप्स के अंदर वो स्टेबल ना रहे। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, ठीक है। इम्पल्सिव बिहेवियर, स्पेंडिंग सब्सटेंस अब्यूज, रिस्की एक्टिविटीज़, फियर ऑफ अबंडनमेंट, कुछ लोगों को डर लगता है कि कोई उनको छोड़ के ना चला जाए। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर और सुसाइडल थॉट्स, ठीक है। त्याग किए जाने वाले, आत्महत्याई की कहानियाँ। कॉजेज ऑफ बीपीडी, कारण क्या रहेंगे, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रोमा या नेग्लेक्ट, डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक इम्पल्सिविटी एंड इमोशनल सेंसिटिविटी। ट्रीटमेंट इसके क्या रह सकते हैं, उपचार इसके क्या रहेंगे, मनोचिकित्सक साइकोथेरेपी ले सकते हो आप, ठीक है। इसमें डीबीटी और सीबीटी आप ले सकते हो। मेडिकेशंस, दवाइयाँ ले सकते हो। सपोर्टिव मेजर्स जैसे फैमिली सपोर्ट, ठीक है। व्हाट आर सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो मेन बॉडी से शुरू करेंगे। पदार्थ संबंधी तथा आसक्ति विकार क्या क्या रहेंगे, मेन बॉडी। सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, डेफिनेशन, डिसऑर्डर रिलेटेड टू यूज़ ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स और अदर, जब उनको अल्कोहल या फिर ड्रग्स की किसी को आदत लग जाए, ठीक है। गैम्बलिंग ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेन फीचर्स इसके क्या रहेंगे, मुख्य विशेषताएं इसकी क्या रहेंगी। हानिकारक परिणामों के बावजूद उपयोग जारी रखना।
कंपल्सिव यूज़ डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, शरीर को बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है फिर भी वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं। क्रेविंग फॉर द सब्सटेंस, जब उनको क्रेविंग होने लगे। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर यूज़, कंट्रोल करना भूल जाए। टॉलरेंस, नीडिंग मोर टू अचीव द सेम इफेक्ट। अब ड्रग्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। जब एक थोड़ी अमाउंट की आदत हो जाती है फिर वो बढ़ा देते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स वह नॉट यूजिंग, यूज़ ना करें तो सिगरेट के साथ होता है, ठीक है, अल्कोहल के साथ होता है। कॉज ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, तो इसके क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेज होते हैं, डोपामिन रिवॉर्ड पाथवे, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं, तनाव, चिंता और अवसाद, ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है, लाइक इम्पल्सिविटी और सेंसेशन सीकिंग। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या रहेंगे, पीयर प्रेशर, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सब्सटेंस यूज, जब उस पदार्थ का क्या कारण रहेगा। फिजिकल हेल्थ, लीवर डैमेज हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी इश्यूज, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट, भूल जाते हैं आप जल्दी में, मूड स्विंग्स, गुस्सा एकदम आ जाता है, ठीक है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल आइसोलेशन। बिहेवियर क्या रहेगा, एग्रेशन, आप बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ठीक है, रिस्क टेकिंग, क्रिमिनल एक्टिविटी लोग करने लग जाते हैं। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, डेफिनेशन क्या होता है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर इज अ क्रॉनिक पैटर्न ऑफ अल्कोहल कंजप्शन दैट कॉजेज स्ट्रेस और इम्पेयरमेंट। शराब की इतनी ज़्यादा आदत लग जाती है, कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ कंट्रोल, ओवर ड्रिंकिंग, क्रेविंग, टॉलरेंस। जब लोगों को शराब की क्रेविंग होने लग जाती है तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव इफेक्ट क्या रहेगा, इम्पेयरमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। इमोशनल इफेक्ट क्या रहेगा, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन। बिहेवियर क्या, एग्रेशन, वॉयलेंस, रिस्क टेकिंग रहेगा। सोशल इम्पैक्ट क्या रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स विद फैमिली फ्रेंड्स, पुअर वर्क परफॉर्मेंस। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के कॉजेज क्या रहेंगे, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ये आपके जेनेटिक्स को भी ख़राब कर सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस एंड लो सेल्फ एस्टीम, फैक्टर्स सच एज पीयर प्रेशर, सोशल नॉर्म्स। ट्रीटमेंट क्या, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, साइकोथेरेपी, ग्रुप सपोर्ट्स एंड सपोर्ट ग्रुप्स एंड फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, ठीक है। 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्ट्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है स्ट्रेस का, तो मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्रिगरिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकारों को उत्पन्न करना। स्ट्रेस कैन precipitate disorders in vulnerable, ठीक है, इंडिविजुअल्स। क्रॉनिक वर्क स्ट्रेस में ट्रिगर एंजाइटी और डिप्रेशन। बायोलॉजिकल इम्पैक्ट पे यानी कि जैविक प्रभाव भी पड़ता है। स्ट्रेस एंजाइटी, द HPA एक्सेस, increase in cortisol, long-term evaluation of stress hormone after brain function, moods regulations, ठीक है। cognitive and emotional effect क्या रहेंगे, persistent stress leads to the negative thinking, poor concentration, irritability and emotional instability रहती है। इमोशनली लोग स्टेबल नहीं रह पाएंगे, ठीक है, इरिटेबल हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि व्यवहारिक परिणाम, ठीक है। स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन अब्यूज़, aggression, withdrawal, sleep disturbance, contributing to mental disorders, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या करेंगे, एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है, कैसे कैसे आप कोप कर सकते हो, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, प्लानिंग, सीकिंग इन्फॉर्मेशन, टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो। इमोशनल फोकस्ड कोपिंग, रिलैक्सेशंस, मेडिटेशन, टॉकिंग टू फ्रेंड्स। अडेप्टिव कोपिंग आप कर सकते हो, अनुकूल सामना आप कर सकते हो। पॉजिटिव स्ट्रेटजीज लाइक एक्सरसाइजेज, हॉबीज, सोशल सपोर्ट हेल्प्स मेंटेन इमोशनल बैलेंस एंड मेंटल हेल्थ। मैल एडेप्टिव कॉपिंग, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रेटजीज लाइक सब्सटेंस यूज, अवॉइडेंस और एग्रेशन होते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या कह रहेंगी, रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है, हाँ जी, रिलैक्सेशन टेक्निक, टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो। कॉग्निटिव टेक्निक, सोशल सपोर्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल को चेंज करो, हेल्दी डाइट खाना शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू करो, पॉजिटिव थिंकिंग, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब आप जितना ज़्यादा एक चीज़ के बारे में आप नॉलेज गेन करोगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को कर पाओगे।
वीडियो ख़त्म हो गई और अब मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ जिनकी मदद से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाँ जी, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी। एबनॉर्मलिटीज़ के 4 D का नाम बताना है आपने, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। योर सेकंड क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन GAD। GAD क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म आपने एक्सप्लेन करनी है, लिखनी है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ साइनोफोबिया। साइनोफोबिया क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी ये चीज़ें आपको याद करने में, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड दैट्स इट फॉर